Do you want to know? तो इससे पहले बच्चा लोग हमने वर्क डन, एनर्जी, इन सब के बारे में डिटेल में बात की थी। तो आइए अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? देखो बच्चा लोग, देखा जाए तो एनर्जी बहुत सारी होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की एनर्जी पाई जाती है। बट फिलहाल इस चैप्टर में आपके सिलेबस में जो हमें पढ़ना है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। हमें जो देखना है वो है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, सब हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। बच्चा लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या हो सकता है दोनों एनर्जी है। आप इस समय कई जगह पे बैठे हुए हैं तो आपके पास इस समय पे पोटेंशियल एनर्जी है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो उस समय आपके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी बट पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अच्छा, अभी कब जीरो होगा, कैसे होगा बताओ। देखो, मैंने आपको एक चीज क्या बोला कि अगर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं तो उसके समय एक एनर्जी है। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं अभी खड़े खड़े धक्का मारूं, फिर उसके बाद मैं भाग के आता हूं, धक्का मारता हूं, क्या इन दोनों फोर्स में फर्क होगा? एक बार खड़े खड़े धक्का मारना है और एक बार भाग के धक्का मारना है। सीधी सी बात है, कब धक्का ज्यादा लगेगा? जब मैं भाग के आ रहा हूं। इसका मतलब जब मैं भाग के आ रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी बढ़ गई। तो इस एनर्जी को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली काइनेटिक का मतलब ही होता है इन मोशन। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? इन मोशन। अब सपोज करो कि अगर मैं एक जगह पे बैठा हूं, देखो जैसे कि सपोज करो कि ये एक बुक है। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा इस बुक को हिला के दिखाओ, आप इसको हिला देंगे। लेकिन अगर मैं एक चींटी को लेके आता हूं और बोलता हूं बेटा इस बुक को हिला के दिखा, क्या वो कीड़ी इसको हिला पाएगी? नहीं। क्यों? ये चल नहीं रही है, ये पड़ी हुई है अपनी जगह पे, फिर भी कीड़ी इसको हिला नहीं पाएगी। इसका मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसके कारण ये चल नहीं रही है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, आई रिपीट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई वो पर्टिकुलर हाइट अटेन कर लेता है, उस समय उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, इसका एग्जांपल आपको मैं एक और देता हूं। सपोज करो कि मैं आपके ऊपर एक नारियल फेंकता हूं। अब मैं नारियल, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका सर है और ये नारियल है। मैं यहाँ से फेंकूंगा, शायद टच करेगा, लगेगी नहीं। यहाँ से फेंकूंगा, लगेगी, और ऊपर से फेंकूंगा, लगेगी। जब आपको नारियल लग रहा है, देखो नारियल चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। लेकिन जिस समय आपको आके टकरा रहा है तो नारियल रुक जाएगा। अब नारियल रुक गया, इसका मतलब उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको चोट लग रही है। क्यों? बिकॉज उस समय जब वो रुक गया तो उसके पास एक अजीब तरह की एनर्जी थी जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। सपोज करो कि आप किसी जगह पे बैठे हुए हो, मैंने आपके हाथ में डोरी दे दी है एंड मैं कह रहा हूं बच्चा इसको झूला दे, चलो डोरी खींचो। पतंग की डोरी खींचना, एक जगह पे खड़े खड़े हम पतंग की डोरी खींचते हैं। अब मैं खड़ा हूं, मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, उसके बावजूद मैं पतंग को या किसी भी चीज को खींच पा रहा हूं। क्यों? काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। तो क्या हो गया? अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो दूसरी कोई एनर्जी है, वो दूसरी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है? अब बच्चा लोग, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला दूं तो बन जाएगा
मैकेनिकल एनर्जी। क्या बन जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी। इन शॉर्ट हमारे पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल कब बनती है? जब काइनेटिक और पोटेंशियल मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक समय पे किसी ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जी हो, पोटेंशियल भी हो और काइनेटिक भी हो। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूं कि बेटा पतंग को खींच। अब हम जब पतंग चगाते हैं तो हम पतंग की डोरी खींचते हैं और खुद भी पीछे जाते हैं। जो बच्चों पतंग चगाते हैं, मेरे जैसे बच्चे, उनको ज्यादा पता होगा इस बारे में, है ना। काइट खींच भी रहे हैं, साथ ही साथ खुद भी पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब काइट के पास डबल एनर्जी हो गई, एक हमारे खींचने की वजह से, दूसरी हमारे पीछे जाने की वजह से। यानी कि उस समय काइट के पास दोनों एनर्जी है, तो दोनों को मिला के एक एनर्जी बनेगी जिसे बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। हो सकता है कि किसी समय किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल जीरो हो सकता है किसी समय किसी के पास काइनेटिक जीरो। सपोज अगर काइनेटिक जीरो है सो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल जीरो होगी तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? ये दो ही एनर्जी हमको पढ़नी है एंड दोनों को मिला के मैकेनिकल कहते हैं। बस इतना ही आपके इस सिलेबस में हमें पढ़ना है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। सॉरी बच्चे लोग, मैकेनिकल नहीं, अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अच्छा, अब मतलब काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से बयान किया जाता है, द एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आप खड़े खड़े धक्का मारो या भाग के धक्का मारो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। भागना मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी ज्यादा है। इन शॉर्ट, अब एक चीज और मैं दिखाता हूं। सपोज करो कि बच्चा भाग रहा है, 5 साल का बच्चा भाग रहा है और साथ में मैं भाग रहा हूं, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैं बड़ा हूं तो उस बच्चे के कंपैरिजन में मेरी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जब मैं किसी को धक्का मारूंगा भागते हुए तो वो ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज मेरी वेलोसिटी ज्यादा है। सो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। एक ऐसी एनर्जी जो टोटली डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये है इसकी डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी को डिनोट किया जाता है E के, E कैपिटल, K छोटा। अब अच्छा ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। कल देखा था ना जूल। को एनर्जी कोई भी हो, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका एक कॉमन यूनिट होता है जूल। अच्छा, अब मुझे ना इसकी फॉर्मूला निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन बनानी है। देखो काइनेटिक एनर्जी को हम कब कब कैलकुलेट कर सकते हैं? दो तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगर कोई मेरी तरफ भाग के आ रहा है और मैं उसे रोक दूं। देखो अगर कोई भाग के आ रहा है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर मुझे उसको रोकना है तो मुझे कम से कम उसके जितनी एनर्जी तो अप्लाई करनी पड़ेगी। आप भाग के आ रहे हो, आपको रोकना है, क्या आपको छोटा बच्चा रोक सकता है? नहीं, उसको तो आप धक्का मार के आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर मैं आ जाऊंगा तो शायद मुझे हटा नहीं पाओ। इसका मतलब किसी भी चलती हुई चीज को रोकने के लिए हमें उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है जितनी एनर्जी के साथ वो आ रहा है। अब वो जो एनर्जी के साथ आ रहा है उसको हम काइनेटिक बोलते हैं। इसका मतलब जितनी एनर्जी मैं लगा रहा हूं उसे रोकने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि मैं हमेशा इक्वल एनर्जी ही लगाऊं। भाई ज्यादा एनर्जी भी तो लगा सकते हैं। एक छोटा बच्चा भाग के आ रहा है और उसको पकड़ने कितना आसान है। तो सीधी सी बात है कि उस छोटे बच्चे के पास जितनी एनर्जी है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी मैं लगा सकता हूं।
तो ये एक तरीका है, बट ये तरीका परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला तरीका क्या है? द एनर्जी यूज्ड टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट will be equal or greater to the kinetic energy of that object, है ना। दूसरा तरीका, बच्चा अगर सपोज करो कि आप रेस्ट पे है, आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और मैंने आपको धक्का मारा, धक्का मारने की वजह से आप मोशन में आ जाएंगे, आप मोशन में आ जाएंगे। आप जैसे ही मोशन में आए आपकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आना मतलब काइनेटिक एनर्जी आना। अच्छा, आपकी वेलोसिटी कितनी आएगी? जितना ज्यादा धक्का मैंने दिया होगा। सीधी सी बात है ना बच्चा, अगर मैं धीमे से करूंगा तो आप कितना होंगे, जोर से करूंगा तो 4-5 कदम आगे जाओगे। इन शॉर्ट, जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगा उतनी ही एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए तो क्या मैं ये पता लगा लूं कि मैंने कितनी एनर्जी लगाई? एंड यहाँ पे ग्रेटर नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। एनर्जी गिवन बाय मी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय यू। जितनी एनर्जी मैंने दी उतनी एनर्जी आपने ले ली। तो ये जो सेकंड तरीका है, दिस विल बी द परफेक्ट तरीका, एंड इसी को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो सेकंड तरीका कौन सा है? पहले तो यहां पे लिख लेते हैं, देयर आर 2 ways of obtaining kinetic energy। पहला तो ये, दूसरा the energy utilized while pushing, और ऐसे काम करते हैं while doing work। देखो बच्चा, हमने कल एक चीज देखी थी कि धक्का मारेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। इसका मतलब अगर मैं एनर्जी लगा रहा हूं तो वर्क डन होगा ना। एनर्जी देना मतलब धक्का लगाना, फोर्स लगाना, एंड उसके वजह से हम थोड़ा आगे चले गए, डिस्प्लेस हो गए। तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब वर्क डन होगा। द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय डूइंग अ वर्क by pushing or pulling any object। या तो मैं किसी को धक्का दूं या तो मैं किसी को खींचूं, दोनों ही समय वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। मोशन में आएगा मतलब वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी कितनी आएगी? जितना जोर से मैं खींचूंगा, और जितना वेलोसिटी आएगी उसके हिसाब से एनर्जी होगी। मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा कि मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं। सो वी विल फॉलो दिस मेथड टू डेराइव द काइनेटिक एनर्जी। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डेरिवेशन पे चलते हैं। ओके बच्चा लोग, अब जो हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हमने पिछले चैप्टर्स में कुछ डेरिवेशन देखे थे। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था v = u + at, s = v² - 3 फॉर्मूला देखी थी, राइट। फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 9 में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, राइट। समझ आ रहा है? तो वो जितने भी डेरिवेशन अलग अलग चैप्टर में आ रहे हैं, सारे के सारे डेरिवेशन बहुत काम के हैं। तो ये वाला डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ एग्जाम, इन पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्लीज इसको याद रखना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा लोग, हम क्या करने वाले हैं? हम वो सेकंड मेथड यूज करेंगे, पुश करने वाली। अच्छा, लेट m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम धक्का मार रहे हैं उसका मास m ले लेते हैं। लेट u एंड v
let u and v be the initial and final velocity of object। बच्चा लोग, हम जिस ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहे हैं हो सकता है उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकता है कि वो रेस्ट पे पड़ा हो तो इनिशियल 0 हो जाएगी, हो सकता है कि वो ऑलरेडी चल रहा हो, मैं उसको और धक्का मारूं, ठीक है। सो u इनिशियल एंड v फाइनल, देन क्या हो जाएगा, और लेट the displacement taking place bs। अब मैंने धक्का मारा तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ a, let a be the acceleration of object। अब बच्चा लोग, अगर स्पीड चेंज होगी तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, तो उसको मैंने ले लिया a। देखो एक्चुअली ये डेरिवेशन का तरीका है कि डेरिवेशन में आप जितने भी सिंबल यूज करने वाले हैं वो सिंबल कौन है, क्या है, वो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। फिर लेट t be the time taken by object। अब बच्चों लोग, हमने जब धक्का मारा तो वेलोसिटी चेंज हुई, वो वेलोसिटी चेंज होने में जितना समय लगा उसको हमने ले लिया टाइम टेकन। अच्छा, अब अगर मैं धक्का मार रहा हूं इसका मतलब मैं फोर्स दे रहा हूं, तो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने कितना फोर्स लगाया उसको बोल दिया F। हमको पता है F की सॉरी नॉट वर्क डन, हाँ, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना, F इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनर्जी लगा रहा हूं, हमने स्टेटमेंट में बोला भी था कि एनर्जी लगा रहे मतलब वर्क डन कर रहे हैं। सो वर्क डन in pushing or pulling the object, उस ऑब्जेक्ट को धक्का देने में या खींचने में कितना वर्क डन होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला हमने पढ़ी थी। अब मैं F की जगह पे लिख देता हूं ma, F की जगह पे क्या लिख देता हूं ma इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चा चलो ये W लिख लेता हूं। देखो मैंने आपको कहा था कि जितना एनर्जी मैं लगा रहा हूं वही काइनेटिक एनर्जी होगा। मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं, वर्क डन। बच्चा मैंने आपको समझाया था कि वर्क डन एक्चुअली एनर्जी ही होती है। वर्क डन क्या है, एनर्जी। ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि ये वर्क डन एक्चुअली और कुछ नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ही है। सो यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, द वर्क डन हियर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भी हम एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर होती है। हाँ देखा था ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। बच्चा लोग याद है ना जो वीडियो आपने देखा, जो लेक्चर आपने लास्ट टाइम अटेंड किया था, हमने उसमें लास्ट में मैंने कहा था कि एनर्जी देना का मतलब होता है एनर्जी लगाओगे तो आपकी एनर्जी कम होती जाती है और सामने वाले की एनर्जी बढ़ती जाती है। इसका मतलब आपने एनर्जी ट्रांसफर की। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन करने से क्या होगा, देखो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा ना। क्यों पॉजिटिव होगा,
जिस डायरेक्शन में धक्का मारा उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा। सो वर्क डन पॉजिटिव मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी हमारे में से उसमें। सो मैं क्या इस वर्क डन को अब काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं? हाँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इंटू s। समझ आया? ये W को काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसको दे दो नंबर 1। नाउ फॉर यूनिफॉर्म मोशन हमने चैप्टर नंबर 8 में यूनिफॉर्म मोशन की एक इक्वेशन देखी थी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखा था? तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय a हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को उठा के आप यहां लिख दो, इसको उठा के आप यहां लिख दो। कहां लिखूं? यहां लिखो बेटा, थोड़ा बहुत यहां एडजस्ट करो थोड़ा बहुत। सो इसको उठा के वहां रख रहे हैं। पुटिंग 2 in 1। अच्छा मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। पुटिंग 2 in 1 काइनेटिक। जरा यहां खाली देखना, यहां पे 2 आएगा, ठीक है? उसको पूरे को नीचे लिया था। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। ये a कट गया। अच्छा बच्चा, अगर मुझे एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है धक्का देते समय, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो हम यहां पे क्या ले लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। एक्चुअली बचा क्या है यहां पे? E is equal to m v square minus u square by 2. Here initial velocity will be 0. मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है तो उसके लिए इनिशियल का 0 होना जरूरी है, तभी तो जो वेलोसिटी आएगी वो मेरे कारण आएगी। अगर पहले से 0 नहीं होगा तो उसके पास पहले से वेलोसिटी होगी, मेरे देने से तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मेरे देने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो उस समय हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना पड़ेगा। बट फिलहाल हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो उस समय हम क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 रख दो। क्या बचा? m v स्क्वायर बाय 2, ये तो 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2। इसको अब प्रॉपर तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। तो अच्छा लोग, ये होती है इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की, हाफ m v स्क्वायर, जहां पे m का मतलब मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर। समझ आया बच्चा लोग यहां तक?